गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। 2 दिन हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाए थे। आज एक नए चैप्टर के साथ, बहुत बढ़िया चैप्टर है हमारा, आर्थिक सुधार 1991 से, या जिसको कहा गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति। सबसे पहली बात, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूं कि इस नई आर्थिक नीति 1991 की बात हम करें तो इसको लागू करने का श्रेय जो जाता है वो सबसे ज्यादा महत्व जो है वो होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी साहब का। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं, देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे इकोनॉमिक पॉलिसी इन्होंने लागू की उस टाइम पे वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे। उस टाइम पे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के वित्त मंत्री थे। 1991 से लेकर 1996 तक आप जो है वो देश के वित्त मंत्री रहे हैं। उसी टाइम पे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव साहब। विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कुछ इन दोनों ने किया, इसलिए उस टाइम पे आर्थिक नीति के संदर्भ में एक इनका मॉडल भी जो है प्रचलन में रहा है। उस मॉडल को नाम दिया गया राव मनमोहन मॉडल। ये कुछ सामान्य बातें थी इस चैप्टर से हटके, इनको दिमाग में रखना जरूर। अब ये क्या है, 1991 से जो है भारत सरकार ने देश में फैले हुए आर्थिक संकट से निकलने के लिए एक प्रकार की रिफॉर्म पॉलिसी जो है वो अपनाएगी। आर्थिक सुधारों को अपनाया गया, विकास की गति को तेज करने के लिए कुछ नीतियां अपनाई गई, और उन नीतियों में किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया मैं उनको पॉइंट वार आपको बताऊंगा। पहली बात जो है, वहां पे उद्योग और व्यापार के लिए, उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण की नीति अपनाई गई। किसके स्थान पर? लाइसेंसिंग के स्थान पर स्थान पर उदारीकरण। उदारीकरण को मैं लिखूं लिबरलाइजेशन। ये लाइसेंसिंग और ये लिबरलाइजेशन। पहला बिंदु मैं समझाऊंगा इसके बारे में। दूसरा बिंदु, इन्होंने कहा कि कोटा प्रणाली के स्थान पर, किसके स्थान पर? उद्योगपतियों के लिए कोटा। क्यू से स्टार्ट करते हैं इसको, QUOTA, कोटा के स्थान पर निजीकरण की बात की गई, जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और तीसरी बिंदु जो हुआ, आयात निर्यात के लिए परमिट, पी से लिखता हूं, आयात निर्यात के लिए आप पूरा परमिट लिख लीजिएगा। आयात निर्यात के लिए परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण की नीति अपनाएगी। किसकी नीति अपनाएगी बेटा? वैश्वीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। मैं इन सारी चीजों का इंग्लिश क्यों बता रहा हूं, इसका मतलब समझाऊंगा।
सीधी बात, एक बात आपको छोटे तौर पे दिमाग में रहेगा कि हमने जो है आर्थिक सुधारों के लिए, उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण की नीति, यानी एल के स्थान पर नया एल, उद्योगपतियों के लिए कोटा के स्थान पर यानी क्यू के स्थान पर प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, क्यू के स्थान पर पी की पॉलिसी अपनाई, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए परमिट जो था उसके स्थान पर हमने ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई, यानी पी के स्थान पर किसकी नीति अपनाई? जी की नीति अपनाई। कहने का मतलब, स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास? एल क्यू पी, और इसके स्थान पर हमने क्या अपनाया? एल जी पी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एल जी पी क्या है, तो आप कभी एलपीजी वाला मत कर देना, ये सॉरी, है तो ये एलपीजी ही, लेकिन वो एलपीजी मत कर देना, क्योंकि इको में जो एलपीजी है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। यहां पे एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। किसके स्थान पर? एलक्यूपी के स्थान पर, यानी लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट, इसके स्थान पर एलपीजी की नीति जो है अपनाई गई। पहले लाइसेंसिंग पद्धति थी कोई भी नई फर्म, नया उद्योग खोलने के लिए या अपना उत्पादन जो है वो बढ़ाने के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती थी, और बाद में उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई। बहुत डिटेल से इनको आगे बताऊंगा मैं। उदारीकरण की अपनी थी अपनाएगी कि लाइसेंसिंग प्रथा जो है वो बंद कर दी गई और उसके स्थान पर उदारीकरण, कुछ नियम जो है वो आसान कर दिए गए। उद्योगपतियों के लिए कोटा होता था, उसके स्थान पर यह कहा गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, विनिवेश के माध्यम से या उनको बेचा जाकर, किसी भी माध्यम से। आयात निर्यात के लिए परमिट की व्यवस्था होती थी कि आपको जो है परमिट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके स्थान पर ग्लोबलाइजेशन की बात आई कि पूरे विश्व को एक माना जाए, कि सारी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये जो बात थी, ये एलक्यूपी के स्थान पर एलपीजी, या कहें कि एलपीजी द्वारा एलक्यूपी का प्रतिस्थापन, ये था। अब जो बात आती है वो ये बात आती है कि आर्थिक सुधार या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति 1991, नई आर्थिक नीति 1991 की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमने 1991 से पहले पंचवर्षीय योजनाएं देखी, कुछ एक वार्षिक योजनाएं देखी, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी देखे, लेकिन सारी पंचवर्षीय योजनाएं धरातल पर उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी की हमें जरूरत थी। और जून 1991 के अंत में जब एक तरह से आर्थिक मंदी आई, आर्थिक संकट खड़ा हुआ, तब जरूरत पड़ी कि कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि देश को इस आर्थिक संकट से निकाला जाए। उस समय पर जो है इतना बुरा हाल था कि हमारे पास विदेशी मुद्रा के भंडार के नाम पर केवल ये कह सकते हैं कि आयात के लिए बचा था विदेशी मुद्रा का भंडार केवल 2 सप्ताह के लिए। यानी केवल इतनी विदेशी मुद्रा हमारे पास थी कि 2 सप्ताह तक का हमारे जरूरी सामान का आयात कर पाते। विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा से आयात होता है ना, पता है ना? अगर हम किसी भी देश से कुछ हमारा सामान खरीदेंगे तो वो जो है वो लगभग, बहुत सारे मामलों में हम डॉलर में भुगतान करते हैं। किस में भुगतान करते हैं बेटा? डॉलर में भुगतान करते हैं। तो ये विदेशी मुद्रा है और इसकी जरूरत हमारे यहाँ पे कोष में रहती है, क्योंकि जब भी हम भुगतान करेंगे डॉलर में है। यानी वो लोग जो है ये कहेंगे कि हम तो रुपए में भुगतान नहीं लेंगे, तो किस में भुगतान लेंगे? डॉलर में भुगतान लेंगे। तो डॉलर हमारे पास होना चाहिए ना। तो इस आर्थिक संकट में जो है हमारे पास इतना बुरा हाल था कि केवल 2 सप्ताह जो है तब तक का जो है हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार था। और ये स्थिति जब होती है ना, तो नए लोन्स भी नहीं मिल रहे थे, नए ऋण भी जो है हमको नहीं प्राप्त हो रहे थे।
अनिवासी भारतीय जो थे उनके अकाउंट से जो है पैसा निकाला जा रहा था, उनके अकाउंट से पैसा निकाल के काम चलाया जा रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां थी, विदेशी पूरा अंतरराष्ट्रीय विश्वास जो है वो डगमगा गया था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इसी आर्थिक संकट को जो है वो दूर करने के लिए ये इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो लाएगी। क्या क्या किया गया वो देखेंगे हम। सबसे पहली बात तो है राजकोषीय घाटे में वृद्धि। पहले क्या क्या किया गया उससे पहले बात करें कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, नई आर्थिक नीति की जरूरत किन कारणों से जो है हमें अनुभव हुआ कि नई आर्थिक नीति की जरूरत है या ऐसे संकट आए। तो सबसे पहली बात थी कि उस समय पर राजकोषीय घाटे में काफी वृद्धि हो चुकी थी। राजकोषीय घाटे में वृद्धि, इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। 1991 से पहले, यानी इस नीति को लागू करने से पहले, सरकार के जो गैर विकासात्मक व्यय थे, यानी इस प्रकार के व्यय जो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन लोक कल्याण के लिए जरूरी है, ऐसे खर्चे जो है वो बहुत बढ़ गए थे। और इन्हीं खर्चों में, कैसे खर्चों में बढ़ने के लिए, गैर विकासात्मक खर्चों में बढ़ने के कारण जो है वो राजकोषीय घाटे में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है कि सरकार का जो कुल व्यय है ना, सरकार का कुल व्यय, और उस पर इसमें से घटा दें क्या, सरकार की कुल प्राप्तियां, सरकार की कुल प्राप्तियां किसको छोड़कर, बजट में पढ़ा है ना आपने, किसको छोड़कर, ऋणों को छोड़कर। ऋणों को छोड़कर कुल प्राप्तियां घटाने पर जो प्राप्त होता है वो एक तरह से हम ये कहते हैं कि उसमें राजकोषीय घाटा है। कितना घाटा हुआ है ऋणों को छोड़कर, और ये घाटा लोन्स के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया। और राजकोषीय घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकारें क्या करती हैं, लोन लेती हैं, तभी तो बराबर होगा ना। राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए सरकारों को ऋण मिलता है। अब सोच के देखिए, आपका राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है और आपको लोन नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत बुरा हाल है। तब क्या करें, तब ये किया जाता है कि ये जो खर्चे हैं ना, कौन से खर्चे, ये वाले जो खर्चे हैं, इन खर्चों को जो है वो कम किया जाता है, गैर विकासात्मक खर्चों को कम किया जाता है। यानी ये बताया कि 1980-81 में अगर बात हम करें, 1980-81 में ब्याज के रूप में जो है 10% पैसा जाता था। कितना परसेंट पैसा जाता था, कुल व्यय का 10%। और 90-91 की बात हम करें तो केंद्र सरकार के ब्याज का लगभग 36.4% जो है वो ब्याज ब्याज में भुगतान करना पड़ रहा था। पूरी संभावना थी कि सरकारें जो हैं वो ट्रैप में जाएंगी, ऋण जाल में फंस जाएगी, सरकार जो है वो ऋण जाल में फंस जाएगी। विश्व बैंक था और अन्य वित्तीय संस्थाएं जो थी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, उनका विश्वास भारत के प्रति काफी गिर गया था। तो बहुत जरूरत थी उस टाइम पे कि कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी लागू की जाए जिससे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो सही पटरी पे आ जाए। दूसरी बात, पहला कारण तो ये रहा कि राजकोषीय घाटे में काफी वृद्धि हो गई थी। दूसरी बात रही कि बढ़ता प्रतिकूल भुगतान संतुलन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार के संदर्भ में जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया तो इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा कि ये भुगतान संतुलन वगैरह क्या है। विदेशी व्यापार में बहुत डीप से मैंने आपको इसको समझाया। ये जो दौर था इसमें आपका भुगतान संतुलन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
कहने का मतलब आयात पर होने वाले खर्चे इतने ज्यादा हो गए थे निर्यात की तुलना में कि हमारा भुगतान संतुलन जो है वो प्रतिकूल हो गया था। अनुकूल में क्या होता है? अनुकूल में ये होता है कि आयात कम होता है और निर्यात ज्यादा होता है, और प्रतिकूल होने का मतलब इससे बिल्कुल विपरीत हो गया है। कहने का मतलब हमारे पास प्राप्तियां कम हैं और विदेशी मुद्रा के जो खर्चे हैं वो ज्यादा है। और उसका कारण ये था कि एक तो हम निर्यात कम कर पा रहे थे, और निर्यात कम होने का रीजन जो था कि हमारे यहाँ पे पर्याप्त उत्पादन नहीं था। एक तो पर्याप्त उत्पादन नहीं था, दूसरा कुछ वस्तुओं का उत्पादन जो था वो तो था तो सही, लेकिन इसकी क्वालिटी जो थी ना बेटा, वो घटिया थी। वो क्वालिटी उस लेवल पे कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही थी। उस लेवल पे विदेशी जो सामग्री थी, विदेशी जो सामान था, विदेशी प्रोडक्ट जो थे, उनके साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे थे। और विदेशी सामान के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पाने के कारण जो क्या था कि वहां पे जो है वो हमारा सामान नहीं बिक पा रहा था। आज मान लीजिए कि हम वीडियोकॉन का एक मोबाइल लेते हैं, या एक लावा वगैरह या जो कार्बन वगैरह के मोबाइल कभी कभार दिखे थे ये हमारे मार्केट में। क्या वो आज के हमारे जो एम आई, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वन प्लस, एप्पल का आईफोन, क्या इनसे कॉम्पिटिट कर पाते हैं? इनके सामने वो टिक पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। तो ये समस्या थी हमारे सामने, उत्पादन कम था, और उत्पादन जो था उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी डाउन थे, इसलिए उनके पास हम जो है कॉम्पिटिट नहीं कर पाए, और ये समस्या जो है वो उत्पन्न हुई। उसके बाद तीसरा जो बिंदु था महत्वपूर्ण, वो था खाड़ी संकट। खाड़ी जो देश थे अरब कंट्रीज वाले, वहां पे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई थी। इसके बारे में कभी डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या हुआ था, ये गल्फ क्राइसिस जो था 90-91 में, वहां पे खाड़ी में जो है वो काफी आर्थिक संकट जो है वो उत्पन्न हुआ था, और इस संकट के कारण जो है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था पेट्रोल के दामों में। पेट्रोल के दामों में पेट्रोल के दामों में काफी वृद्धि हुई थी 90-91 के दौरान। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि होने से क्या हुआ कि हमारा जो वहां से हम मैक्सिमम पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो खाड़ी देशों से इंपोर्ट किया करते थे, अब जो है महंगा होने से हमारे आयात पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अब ज्यादा महंगा सामान हम खरीदेंगे, ज्यादा महंगा सामान करने से हमारी विदेशी मुद्रा जो है वो ज्यादा से ज्यादा खाड़ी देशों को जाने लग गई। हमारे पास विदेशी मुद्रा के भंडार हुए कम। दूसरी बात ये हुई कि वहां से जो विदेशी मुद्रा आ रही थी, हम यहां से जो निर्यात कर रहे थे उसके बदले में विदेशी मुद्रा, अब वहां पे संकट ऑलरेडी है। वहां पे संकट ऑलरेडी है, ईरान इराक युद्ध के कारण जो है काफी संकट पैदा हुआ, यहाँ पे हुआ था। उस संकट में उन्होंने निर्यात कम कर लिया, अपने आयात जो है, हमारे लिए निर्यात है उनके लिए आयात है, वो कम कर दिए। तो इससे हमारे पास जो है विदेशी मुद्रा काफी कम हो गई। तो इसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव जो है वो पड़ा था खाड़ी संकट के कारण। और चौथा पॉइंट मैं इसी के अंदर लेके चलूं, इसी में बात मैं कर चुका हूं कि यह कि विदेशी विनिमय के भंडारों में काफी कमी आ गई थी, कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी थी वो उसमें भंडार में काफी कमी आ गई थी। पीवी नरसिम्हा राव से पहले जो वहां देश के प्रधानमंत्री जो रहे, जस्ट ए मिनट, चंद्रशेखर साहब, उनके समय पर विदेशी ऋण सेवा का भुगतान करने के लिए हमारे देश का जो सोना था उसको भी गिरवी रखना पड़ा था 1991 से पहले। कुछ ही टाइम रहे वो, शायद लगभग 1990-91 के दौर में रहे चंद्रशेखर साहब, प्रधानमंत्री रहे उस टाइम पे। हमारे देश के सोना जो है उसको गिरवी रखना पड़ा था। अब बात आई, अगला पॉइंट की बात करें कि इस दौर में कीमतों में काफी वृद्धि हो गई थी। कीमतों में वृद्धि हुई। कीमतों में वृद्धि होने का मतलब एक तरह से ये कहें कि मुद्रास्फीति काफी हद तक बढ़ गई थी, और मुद्रास्फीति का मुख्य कारण था कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था।
घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब यह है कि सरकार को अपने घाटों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से धनराशि लेनी पड़ी, और रिजर्व बैंक जो है ना उस धनराशि को नोट छाप कर देता है। नोट छाप कर देने से देश के अंदर जो है एक तरह से मैं ये कहूं कि करेंसी की मात्रा बढ़ गई, और करेंसी की मात्रा बढ़ने से एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति में काफी वृद्धि हो गई थी, और इसके कारण उत्पादन की जो है वो लागत वगत बढ़ी, और इससे हमारी विदेशी मांग पर, घरेलू मांग पर काफी बुरा प्रभाव जो है वो पड़ा। और उस दौर में एक कंडीशन और थी इसका जो कारण रहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो थे उनकी असफलता रही। 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उद्यम थे, लेकिन सॉरी 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 सॉरी, मैं 91 बोल गया ना, 51 की बात कर रहा हूं मैं। 51 में 1951 में सरकारी क्षेत्र के या सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उद्यम थे, और 90-91 की बात करूं तो इनकी संख्या बढ़कर 246 हो गई, जिसमें बहुत सारे कई हजार करोड़ रुपए का जो है वो निवेश किया था, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस लेवल की नहीं थी। अधिकतर उद्योगों में हानि हो रही थी क्योंकि सरकारी थे, जो भी कमियां रही कारण रहे, अधिकतर उद्योगों में हानि होने लग गई। इसलिए ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो असेट्स बनने की बजाय लाइबिलिटीज बन गए। क्या बन गए बेटा? लाइबिलिटीज बन गए, उनके लिए दायित्व बन गए। और जब इतने सारे कारण थे ना, इन्हीं कारणों के कारण उस समय की तत्कालीन सरकार को लगा कि हमें हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि इस क्राइसिस से बाहर निकल पाए। तो अब बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं कि क्या-क्या विशेषताएं इसकी रही है। आर्थिक सुधार की नीतियों में सबसे 3 मुख्य विशेषताएं जो है वो आती है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि हमने कहा ना एलपीजी, एलपीजी, एल फोर लिबरलाइजेशन या उदारीकरण, पी फोर प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, और जी फोर ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। ये 3 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो विशेषताएं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की। कहने का मतलब अब बात करते हैं हम उदारीकरण की। उदारीकरण का मतलब उदार से ही बना है। उदार हो जाना, सरकार द्वारा लगाए गए भौतिक या प्रत्यक्ष किसी भी प्रकार के फर्म के ऊपर जो नियंत्रण है ना, उनमें ढील देना, उन नियंत्रणों को या तो समाप्त कर देना या उनमें छूट दे देना। ये दोनों ही तरह की चीजें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? उदारीकरण कहलाती हैं। 1991 से पहले सरकार ने अर्थव्यवस्था पर कई प्रकार के कर लगा रखे थे, कई प्रकार के जो है नियंत्रण लगा रखे थे। लाइसेंस की व्यवस्था थी कि आपको नया उद्योग खोलने के लिए जो है वो संबंधित अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण था, आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण था, बड़े व्यापारिक घराने थे उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट पर नियंत्रण था। और जब ये इतने सारे नियंत्रण थे तो सरकार को लगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी जो उद्योग थे वो नए उद्योग नहीं खुल रहे थे, पुराने उद्योग उसी लेवल पे चल रहे थे, पुराने उद्योगों में वृद्धि नहीं हो रही थी। इसलिए सरकार को लगा कि कुछ कायदे कानून जो है वो ढीले करने पड़ेंगे, कुछ छूट इनको देनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई गई। क्या क्या किया उदारीकरण में उन्होंने? उसमें सबसे पहली बात थी कि लाइसेंस और पंजीकरण की समाप्ति कर दी गई। एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का जो था उसको समाप्ति कर दी गई। पंजीकरण और लाइसेंसिंग, इन दोनों की जो है वो समाप्ति कर दी गई। सब क्षेत्रों से नहीं,
5 उद्योगों को छोड़कर केवल 5 उद्योग ऐसे रखे जिन पर लाइसेंसिंग या इस तरह के कंट्रोलिंग जो है वो रहेंगे। वो 5 उद्योग थे बेटा, शराब, इन पे सरकार जो है वो सख्त रहेगी। सिगरेट, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोट से रिलेटेड सामान जो है, और पांचवा जो था, सॉरी 4 नंबर, खतरनाक जो केमिकल थे, खतरनाक या घातक कहें, केमिकल या रसायन कहें, ये 5 उद्योग जो हैं वो सरकार के अधीन रहेंगे, उनकी कंट्रोलिंग में रहेंगे। इनको चालू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बाकी कोई भी उद्योग के लिए जो है इस तरह के नियम जो है वो लागू नहीं होंगे। कोई भी फर्म, कोई भी उद्यमी जो है अपना उद्योग खोलना चाहे तो वो खोल सकता है, इन 5 को छोड़कर। ये बात थी आपकी पहली बात, पंजीकरण और लाइसेंसिंग पद्धति से मुक्ति। दूसरी बात, एक एक्ट मैंने डिटेल में बताया है, आप देख लेना। एमआरटीपी एकाधिकारी एक्ट जो था उसकी समाप्ति कर दी गई। एकाधिकारी कानून, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार कानून, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार कानून, ये पहले आपके किसी चैप्टर में आ चुका है, इसकी समाप्ति कर दी गई। इसके अंदर अब फर्म को जो है कोई भी निर्णय लेते समय सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरी बात, उद्योग और उसको जो है विस्तार और नए उत्पादन, मैंने उद्योग और लिखा, उत्पादन लिखिए, उत्पादन और नया विस्तार करना है, उसके लिए काफी सारी छूट दी गई, स्वतंत्रता दी गई कि आप अपनी फर्म में जो है और उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फर्म का विस्तार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपको नया उद्योग लगाना है, लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक काम किया, जो लघु उद्योग थे, लघु उद्योगों में निवेश की जो सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो किया, पूंजीगत पदार्थ जितने भी थे, पूंजीगत पदार्थों पर कंट्रोलिंग हटा दी गई। पूंजीगत पदार्थ जो है अब आराम से आयात किए जा सकते थे, पहले इस पर काफी हद तक रोक थी। विदेशों से कच्चा माल खरीदना है या विदेशों से मशीनें खरीदनी है, वो जो है उनके जो प्रतिबंध जितने प्रकार के थे वो हटा दिए गए। अगली बात, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी काफी कम थी, टेक्नोलॉजी कम थी तो अब छूट दे दी गई कि भाई आप जो है विदेशों से टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, विदेशों से टेक्नोलॉजी का जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। हाई टेक्नोलॉजी लीजिएगा ताकि आपका उत्पादन जो है वो बढ़े। और उदारीकरण की नीति में देश की जो बैंकिंग प्रणाली थी उसमें एक थोड़ी सी छूट जो है वो दी गई कि बहुत हद तक जो है बैंक ब्याज दर जो है वो खुद निर्धारित कर पाएंगे। कोई भी बैंक जो है अपनी ब्याज दर निर्धारित कर सकता है। इससे पूर्व में जो है सारे बैंकों को ब्याज दर निर्धारित करने का अधिकार नहीं था। इनके लिए कौन निर्धारित करता था? आरबीआई करता था कि भाई आपको इन चीजों पर ये जो है बैंक दर या ब्याज दर जो है वो निर्धारित की जाती है। अब सारे बैंकों को ये छूट दे दी गई कि आप जो है अपनी ब्याज दर जो है वो निर्धारित कर लीजिए। अगला पॉइंट आता है टैक्स रिफॉर्म्स का। टैक्स सुधार कहते हैं। टैक्स सुधार में क्या किया, जो टैक्स की दरें थी ना बेटा उनको कम कर दिया गया। टैक्स की दरों को कम कर दिया गया। क्यों कम कर दिया गया? पहले सरकारों का यह मानना था कि जो है राजकोष में वृद्धि करनी है तो करों को बढ़ाइएगा। राजकोष में वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे कि टैक्स में वृद्धि कर दो।
लेकिन 1991 के दौर में नई आर्थिक नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके दौर में लगा कि टैक्स की रेट कम कर दी जाए। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि टैक्स की रेट अगर कम हो जाएगी ना, तो कम दर पर ज्यादा लोग जो है वो टैक्स भरने के लिए आएंगे और टैक्स की चोरी कम से कम करेंगे। कर वंचना, जिसको आप हिंदी में कई बार पढ़ते हैं ना, उसमें कमी आएगी। टैक्स की चोरी जो है वो कम होगी, तो जो है अपने आप राजकोष में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि टैक्स चोर कम होंगे, ईमानदारी से टैक्स भरने वाले होंगे, तो वो जो है इस तरह की बातें होंगी। ये कर सुधार की। एक टेक्निकल शब्द आता है, लेसेज फेयर सिस्टम। ज्यादा डिटेल नहीं है आपके पास। लेसेज फेयर सिस्टम, बंध नीति भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में कई बार लेसेज फेयर सिस्टम भी नाम आता है। इसमें यह कह सकते हैं कि राज्य द्वारा या सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के एग्जीक्यूशन में, उसके कार्यक्रम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना, यही जो है ना लेसेज फेयर सिस्टम है। सरकार की भूमिका केवल न्याय व्यवस्था बनाए रखने में है, यानी अर्थव्यवस्था को खुद जो है मांग और पूर्ति की शक्तियों से चलने दो, उसको स्मूथली चलने दो, उस पे जो है सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये लेसेज फेयर सिस्टम है। हालांकि भारत में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि उदारीकरण अलग चीज है। इसीलिए कहा कि ये भारत में लागू नहीं हुआ है, क्योंकि उदारीकरण का मतलब ये नहीं हो सकता कभी कि लेसेज फेयर सिस्टम है। उदारीकरण को एबंध नीति कभी नहीं समझा जाए। उदारीकरण अपनी जगह है। अब ये उदारीकरण के बाद हम सीधे बात आते हैं निजीकरण पे। एक मिनट, पानी पी लूं। हाँ बेटा। निजीकरण, जिसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो है, किसके उद्यम? सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है हमारे, जितने भी उपक्रम हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, उनको जो है मालिकाना हक दे देना। किसको? निजी हाथों में, या उसका प्रबंधन दे देना निजी हाथों में। ये है निजीकरण। जरूरी क्यों पड़ी? सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन घट रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन घट रहा था, क्वालिटी घट रही थी। उसका बड़ा कारण था कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है स्वतंत्र नहीं था डिसीजन लेने के लिए। सरकारी सेक्टर जो है वो आज भी पूरी तरह से अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जिस भी विभाग के मंत्री जी होंगे, सबसे पहले फोन लगा के मंत्री जी से पूछा जाएगा कि मंत्री जी इसमें क्या करें। अब मंत्री जी के अनुसार जो है वो चले। वो सार्वजनिक सेक्टर था। इसमें काफी सारा घाटा हो रहा था, तो सरकार की नीतियां हुई कि कुछ हद तक जो है वो निजीकरण कर दिया जाए। अब निजीकरण के लिए उपाय क्या क्या किया गया, निजीकरण कैसे किया गया, उसके बारे में बात की। सबसे पहला काम किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का, कैसे उल्टा सीधा चलने लग गया, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। संकुचन का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे को घटा दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बताया कि सार्वजनिक उद्यमों को यह सोचकर प्राथमिकता दी गई थी कि इससे पूंजी संचय
औद्योगिकरण, विकास, गरीबी निवारण में मदद मिलेगी, लेकिन इनमें किसी में भी हम पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाए। इसलिए जरूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन कर दिया जाए। और उन्होंने क्या किया, जो 17 सेक्टर थे, 17 उद्योग थे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित, कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही रहेंगे, इनको केवल 2 पे ला दिया, कि 2 सेक्टर जो है वो रिजर्व रहेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, बाकी जो है उसमें प्राइवेट आ सकते हैं, पूरी तरह से ही प्राइवेटाइजेशन हो सकता है या प्राइवेट सेक्टर आ सकता है। और वो 2 क्षेत्र रहे, वो थे हमारे परमाणु ऊर्जा और रेलवे। इसमें तो फिर भी आजकल थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया है। तो 2 सेक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में रहे कि परमाणु ऊर्जा और रेलवे जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रहेंगे, बाकी जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो आ सकता है, बाकी सेक्टर जो है निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। अगली बात, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का विनिवेश, विनिवेश निवेश का उल्टा एक तरह से ये कह सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, विशेषकर वो उद्यम जो घाटा उठा रहे थे, घाटे में जो चल रहे थे, उनमें डिसइन्वेस्टमेंट का काम किया गया, यानी उनको निजी क्षेत्र में दिया गया। निजी क्षेत्र को कहा गया कि आप इनको संभालिए और लाभ उठाइए, लाभ कमाइए, सरकार को दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़ेगी। और 2020-21 का जो निवेश आकलन था वो 32,000 करोड़ का था। लेटेस्ट आंकड़े मेरे पास फिलहाल नहीं उपलब्ध। तीसरा जो काम किया गया, पहला काम तो किया गया सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन किया गया, 17 से 2 पर लाया गया। दूसरा, सरकार का विनिवेश किया गया। विनिवेश का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे उनको निजी हाथों में जो है बेचा गया, डिसइन्वेस्टमेंट का काम किया गया। तीसरा जो था वो था सार्वजनिक उद्यम के जो शेयर थे, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे उनके शेयरों की बिक्री। पिछले दिनों सुना होगा कि एलआईसी के बहुत सारे शेयर्स बेचे गए हैं, तो वो शेयर संस्थानों को और जनता को जो है बेचे गए। ये बात हो गई आपकी निजीकरण की। अब बात आती है वैश्वीकरण। आपके एलपीजी का जी, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, कहने का मतलब वैश्वीकरण से अभिप्राय है देश की अर्थव्यवस्था को संसार की, दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ देना, उनके साथ मुक्त व्यापार कर, पूंजी और श्रम की मुक्त गतिशीलता। पूंजी यहां से यहां जाए, यहां से यहां, आप फ्री हैं भाई, जहां जाएं वहां जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, आपके मम्मी पापा नहीं टोकेंगे। तो ये मुक्त व्यापार किया जाए, पूंजी की गतिशीलता और श्रम की जो है वो भी गतिशीलता जो है, मुक्त गतिशीलता की बात इसमें कही गई। कैसे किया गया, क्या किया गया, उसके बारे में देखिएगा। पहला बिंदु जो था इसमें वो था विदेशी पूंजी निवेश, विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि। एमएनसीज का नाम कई बार जिक्र किया है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो जो है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि की गई, जो पहले सीमा थी 40%, कि किसी भी फर्म में जो है वो 40% से ज्यादा विदेशी पूंजी नहीं लग सकती, उसको बढ़ाकर 51% किया गया, और कुछ एक सेक्टर में जो है वो 100% तक किया गया। लगभग सेक्टर्स में 51% किया गया, और कुछ एक सेक्टर्स में विदेशी पूंजी निवेश की जो सीमा थी, लिमिट थी, उसको बढ़ाकर 100% कर दिया। यानी उच्च प्राथमिकता के 47 जो उद्योग थे
उच्च प्राथमिकता के 47 उद्योग थे, उनमें यह कहा गया कि इनमें विदेशी पूंजी 100% लग सकती है, यानी सारी की सारी पूंजी विदेशी लग सकती है। और इसके लिए एक कानून लागू किया गया, उस कानून का नाम था फेमा। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून जो है, विदेशी निवेश की जो सीमा थी उसको बढ़ाने के लिए या उस पर कंट्रोलिंग करने के लिए, उसी की देखरेख के लिए ये कानून बनाया गया। अगला बिंदु, आंशिक परिवर्तनशीलता एक शब्द आता है। आंशिक परिवर्तनशीलता, आंशिक परिवर्तनशीलता की बात जब मैं करूं तो मैं सीधी बात करता हूं। 1992 में इंडियन रुपया जो था, भारतीय रुपया, उसको कन्वर्ट किया गया चालू खाते में आंशिक रूप से। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस रुपये के माध्यम से विदेशी मुद्रा को खरीदना या बेचना आंशिक रूप से भारतीय बाजारों में, अगर पौंड खरीदना है या पौंड बेचना है, पौंड बेच के रुपया लेंगे, या डॉलर को खुले मार्केट में खरीदना या बेचना, तो ये चालू खाते में भारतीय रुपये का आंशिक परिवर्तन, हालांकि 2004 में पूर्ण परिवर्तनशील इसको कर दिया गया था, ये थी। और ये सौदे जो हैं परिवर्तनशीलता केवल कुछ सौदों के लिए किए गए कि वस्तु और सेवाओं का आयात या निर्यात करना हो, या ब्याज या निवेश से आय का भुगतान करना हो, उसके लिए आर्थिक परिवर्तनशीलता लागू की गई। अब बात आती है दीर्घकालीन व्यापार की, दीर्घकालीन व्यापार नीति। इसमें यह था कि विदेशी व्यापार नीति पहले कम समय के लिए होती थी, अब विदेशी व्यापार नीति के जो डिसीजंस थे वो लागू होंगे दीर्घकाल के लिए, और यहां पे दीर्घकाल का मतलब था 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए इस व्यापार नीति में जितने भी कंट्रोलिंग नियंत्रण वगैरह लगे हुए थे, सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया और खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया। फिर एक किया गया टैरिफ दरों में, टैरिफ दरों में कमी। टैरिफ दरों में कमी का मतलब आयात निर्यात पर जो लगने वाले थे सीमा शुल्क वगैरह या और भी प्रकार के टैक्सेस हैं, उनमें काफी हद तक कमी की गई। तो ये हो गए आपके तीसरा जी, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जिसको हम कहते हैं। थोड़ा बहुत और बताऊंगा इसमें, ये तीनों चीजों के बाद में थोड़ी थोड़ी बातें कुछ और बताऊंगा। आगे बात बताऊं उससे पहले इसका नाम याद रख लेना, WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ लेना, इसके बारे में बता चुका हूं वैसे। विश्व व्यापार संगठन। अन्य आर्थिक सुधार जो हुए उनके बारे में बात करेंगे। अन्य आर्थिक सुधार, इन तीनों के सिवाय और कौन कौन से सुधार जो हैं हुए? पहले तो हुआ राजकोषीय सुधार। राजकोषीय सुधार, फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करें, इन आर्थिक नीतियों से सरकार की आय में वृद्धि हुई, खर्चे को कम किया गया, और इस प्रकार से कम किया गया कि जिससे उत्पादन पे बुरा प्रभाव नहीं पड़े और कल्याण पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़े। राजकोषीय घाटे को काफी हद तक कम करना रहा सरकारों का लक्ष्य, और उसमें सफल भी हुए। कुछ करों में वृद्धि की गई, कुछ शेयरों में बिक्री की गई, सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन जो थे उनकी कीमतों में वृद्धि की गई, और इस राजकोषीय सुधार के लिए
एक दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई, वो एक कमेटी रिपोर्ट के आधार पर की गई, और उस कमेटी का नाम था राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति के आधार पर, सॉरी, समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई। इसके अंदर क्या क्या था? राजकोषीय नीति जो दीर्घकालीन घोषणा की गई, उसमें सबसे पहला था टैक्सेशन सिस्टम या कर प्रणाली। टैक्सेशन सिस्टम, या जिसको हम कहते हैं कर प्रणाली। कर प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार उसमें यह किया गया कि उस समय पर एक टैक्स रेट हुआ करती थी इनकम टैक्स की 50%। अधिकतम जो टैक्स लगता था वो 50% लगता था। सोच के देखिए, किसी व्यक्ति जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और उसका जो है, अगर मैं कहूं कि 50% स्लैब में वो आ रहा है, तो 50 लाख रुपए जो है वो टैक्स में चले जाते थे। तो इस उच्चतम सीमा को घटाया गया, और अभी जो उच्चतम सीमा है वो 30% की है। उस समय घटा के कितनी की गई? 50% को घटा के 30% कर दिया गया। पहला था दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का सबसे पहला जो कदम था वो था टैक्सेशन सिस्टम या कर प्रणाली में सुधार, और जिसमें उच्चतम सीमा 50% से घटा के कितनी कर दी गई? 30% कर दी गई। विदेशी कंपनियों के लाभ, विदेशी कंपनियां जो हमारे यहां पे आ रही थी, उनकी बड़ी समस्या ये थी कि विदेशी कंपनियां जो लाभ कमा रही थी, उस पे बहुत सारा लाभ उनका किस में चला जाता था? लीकेज हो जाता था। किसमें? टैक्स में। तो इन राजकोषीय सुधारों में यह किया गया कि विदेशी कंपनियों का जो लाभ था ना, उस पे टैक्स रेट कम किए गए, ताकि वो और ज्यादा लाभ कमाने के लिए और ज्यादा उत्पादन को बढ़ाएंगे। तीसरी बात, वस्तुओं पर जो उत्पादन कर लग रहे थे उनको घटा दिया गया। उत्पादन कर को घटा दिया ताकि हमारा उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। सब्सिडी जो थी, आर्थिक, जिसको क्या कहते हैं, सहायता, आर्थिक सहायता जन कल्याण के लिए अच्छी बात है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए वो काफी हद तक नुकसान करती है, क्योंकि वो कोई भी विकासात्मक चीज नहीं है। सब्सिडी विकासात्मक नहीं है, सब्सिडी कल्याण के लिए दी जाने वाली सहायता है। तो उसमें काफी हद तक जो है वो आर्थिक सहायता या सब्सिडी को कम किया गया। सार्वजनिक व्यय को कम किया गया। उसके बाद में एक, इसी का बाद के दौर में जो है आया जीएसटी कानून, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो है वो कानून आया। इस जिसने जो है अर्थव्यवस्था के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अप्रत्यक्ष कर जो थे, उनको एक कर दिया। जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों को क्या कर दिया बेटा? एक कर दिया। और यूनिफॉर्म है, सभी राज्यों में एक समान है। और इसका एक स्लोगन जो है वो था, एक राष्ट्र, इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो इस तरह से भी आ सकता है, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। यानी एक कर, एक राष्ट्र और एक बाजार, ये जीएसटी का स्लोगन है। मान लीजिए प्रश्न पूछ ले कि जीएसटी का जो यूनिफॉर्म स्लोगन है वो क्या है? एक कर, एक राष्ट्र, एक बाजार। स्लोगन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? नारा वगैरह जो भी। दूसरी बात, वित्तीय सुधार की बात की गई, और वित्तीय सुधार में मौद्रिक और बैंकिंग नीतियों में सुधार किया गया। और वित्तीय सुधारों में बैंकिंग नीतियों में सुधार करने के लिए और मौद्रिक नीति में सुधार करने के लिए एक कमेटी दी गई। उस कमेटी का नाम था नरसिंघम कमेटी। कौन सी कमेटी? दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के लिए राजा चलैया समिति थी, और इनके लिए कौन सी कमेटी है, कौन सी समिति है? नरसिंघम समिति। फिर जो है एक चीज की गई इसमें, तरलता, वैधानिक तरलता अनुपात में कमी की गई। वैधानिक तरलता अनुपात
एसएलआर, जब मैंने आपको पढ़ाया था रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, उस समय पे डिटेल बता दी थी। एसएलआर जो है वो कम कर दिया गया और उसी में सीआरआर में जो है उसमें भी जो है वो चेंज किया गया, धीरे धीरे कम किया गया, एसएलआर को घटाया गया, सीआरआर को घटाया गया। और ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण के संदर्भ में मैंने बता ही दिया कि बैंकों को अधिकार दे दिए गए कि आप अपनी ब्याज दरें जो है वो डिसाइड कर लीजिएगा, आरबीआई आपको नहीं कहेगा कि आपने क्यों कर ली। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना की बात आई। और कुछ विशेष इसमें थोड़ा बहुत एक मिनट देखता हूँ कुछ और बचा है तो। कुछ विशेष बचा नहीं है, एक संक्षेप में जो है मैं कुछ बातें बता दूं कि एलपीजी नीतियां जो हैं उनके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक जो इम्पैक्ट थे उनके बारे में। सकारात्मक प्रभाव की बात करें, सबसे पहले एलपीजी जो नीति थी हमारी, उसके सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हुए। एक तो जीवंत अर्थव्यवस्था हो गई हमारी, वाइब्रेंट इकोनॉमी हुई, जीवंत अर्थव्यवस्था जो है इससे बन गई। औद्योगिक उत्पादन के लिए काफी प्रभाव पड़ा, औद्योगिक उत्पादन के लिए स्फूर्तिदायक रहा। स्फूर्तिदायक। राजकोषीय घाटे पर काफी हद तक रोक लगी, हालांकि ये चीजों का जिक्र हम कर चुके हैं। राजकोषीय घाटे पर रोक, जो मुद्रास्फीति थी उस पे कंट्रोल हुआ, मुद्रास्फीति पर रोक मान लीजिए या नियंत्रण मान लीजिएगा। उपभोक्ता की प्रभुता, विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि हुई, ये इंपॉर्टेंट, बीच में मैं बोल गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विदेशी विनिमय कोष जो थे, क्योंकि इनकी जो कमी रही थी, चंद्रशेखर साहब के टाइम पे मैंने बताया था ना, सोना गिरवी रखना पड़ा था, विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि। तो ये जो है, और एक जो इंपॉर्टेंट था, भारत में जो एकाधिकारी बाजार था उसकी बजाय हम कॉम्पिटेटिव बाजार की तरफ गए, प्रतियोगी बाजार की ओर, एकाधिकारी से प्रतियोगी बाजार की ओर बढ़े हम। ये तो थी एलपीजी नीति की पॉजिटिव बातें, उसकी सकारात्मक प्रभाव। कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हुए, उनकी बात करेंगे कि एक चीज पे हमने कम ध्यान देना शुरू किया, कृषि पर जो है इसका कुप्रभाव कहें, या कहें कि कृषि की अवहेलना की गई। जब भी एलपीजी की बात की गई, इस सेक्टर को जो है हमेशा अनाथ छोड़ दिया गया। विकास प्रक्रिया जो थी वो मुख्यतः केंद्रित हो गई किधर, शहरी क्षेत्रों की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना की गई। आर्थिक उपनिवेशवाद की बात हुई, उपभोक्तावाद का फैलाव हुआ और सांस्कृतिक ह्रास वगैरह जो है वो भी हुआ। कुछ एक प्रश्नों का जिक्र कर लेते हैं हम कि भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के लिए, आर्थिक सुधारों की शुरुआत के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था। नंबर एक, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। नंबर दो, खाड़ी संकट। नंबर तीन, प्रतिकूल भुगतान शेष। नंबर चार, उच्च घाटा। और नंबर पांच, उपरोक्त सभी। मेरे हिसाब से सारे। उदारीकरण का अर्थ है, दूसरा प्रश्न है, उदारीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है उदारीकरण का? सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर लगाए गए नियंत्रणों में कमी। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। तीसरा है राष्ट्रीयकरण करना। चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या उदारीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है? नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र से तो कम कर दिए गए ना, उनका तो संकुचन किया गया था। तीसरा ऑप्शन था राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण एक तरह से यही कह सकते हैं कि निजी क्षेत्रों को
थोड़ा सा संक्षेप में कहूं तो ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की ओर, प्राइवेट से सरकारी क्षेत्र की ओर जाना, राष्ट्रीयकरण करना, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में कन्वर्ट करना, वो राष्ट्रीयकरण, तो वो भी नहीं था। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन था सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर लगाए गए नियंत्रणों में कमी। अगला जो बिंदु आ रहा है अगला सॉरी प्रश्न, कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है? कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है? पहला है सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन क्या है निजीकरण में? बिल्कुल किया जाता, सार्वजनिक क्षेत्र कम होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश, विनिवेश का मतलब उसको निजी हाथों में दे देना, एक तरह से ही कहते हैं, उसका हिस्सा दे देना, कुछ हिस्सा या पूर्ण तौर पे, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं एक तरह से, तो ये भी होता है। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्रों के शेयरों की बिक्री, सार्वजनिक क्षेत्र के जो शेयर हैं वो शेयर बेचना, ये भी होता है। चौथा है सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्से की खरीद, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्से की खरीद, सरकार खरीद ले, ये तो नहीं होता, सरकार तो बेचती है उस मामले में, तो ये चौथा ऑप्शन जो है वो निजीकरण का घटक नहीं है। पांचवा है प्रश्न आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय सुधारों का एक तत्व नहीं है? छोड़िए, ऑप्शन सारे उल्टे सीधे दे रखे हैं इसमें। भारतीय आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम की शुरुआत 24 जुलाई, ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी, हाँ, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। सीधी सी बात है, नई आर्थिक नीति का नाम 1991 है, तो 24 जुलाई 1991। एलपीजी नीति में एल है, एलपीजी नीति में एल है, इंग्लिश में लिखेंगे तो लिबरलाइजेशन, हिंदी में लिखेंगे तो उदारीकरण। ऑप्शन बताने की जरूरत है नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या कितनी है? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित या आरक्षित रिजर्व जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्यम हैं? मैंने बताया था ना, केवल 2 रखे गए थे, कौन कौन से? परमाणु ऊर्जा और रेलवे। एमआरटीपी अधिनियम के स्थान पर किस अधिनियम को लागू किया गया? तो वो एकाधिकारी अधिनियम था, और इसके स्थान पर प्रतियोगी अधिनियम जो है वो लागू किया गया। राजकोषीय घाटे बराबर क्या है? तो सरकार का कुल व्यय माइनस कुल आय ऋणों को छोड़कर। एबंध नीति, एबंध नीति का मतलब लेसेस फेयर सिस्टम, मैंने बताया था ना आपको। वो क्या है? अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम में सरकार का या राज्य का कोई हस्तक्षेप एक मिनट। लेसेस फेयर सिस्टम, एबंध नीति वह है जिसमें राज्य का या सरकार का जो है अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप होता है, या कहें कि हस्तक्षेप नहीं होता है। ओवर। तो मैं ये मानता हूं कि आपकी जो किताब है इंडियन इकोनॉमी वो आज कंप्लीट। आगे
देखते हैं क्या होता है। दूसरे विषयों पर भी ध्यान दीजिएगा। कुछ एक और वीडियोस बनाऊंगा मैं, 2 4 5। किस पे बनाता हूं वो डिसाइड करूंगा कल। तब तक के लिए बाय।